एक बड़े नगर में एक धनी व्यापारी श्री हरिप्रसाद और उनकी पत्नी श्रीमती कमला रहते थे। उनका एक इकलौता बेटा था जिसका नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य बेहद घमंडी और जिद्दी स्वभाव का था। वो हमेशा खुद को सबसे श्रेष्ठ समझता था और दूसरों को तुच्छ मानता था। जब विक्रमादित्य जवान हुआ तो हरिप्रसाद और कमला ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, हम तुम्हारी शादी करवा दें। विक्रमादित्य ने घमंड भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, पिताजी मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जो मुझसे रोज 100 जूते खाने को तैयार हो। मेरी पत्नी रोज मेरे हाथों 100 जूते सहन करेगी, यही मेरी शर्त है। ये सुनकर हरिप्रसाद और कमला स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर चिंता और निराशा छा गई। वे सोचने लगे, अरे इस अजीब शर्त के साथ कौन अपनी बेटी देगा? हमारा बेटा तो रोज बहू को पीटेगा। एक दिन उसी नगर में दूसरे धनी व्यापारी श्री गोविंद लाल आए, जो अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे थे। किसी ने उन्हें विक्रमादित्य के बारे में बताया। गोविंद लाल हरिप्रसाद जी से मिले और अपनी बेटी का रिश्ता प्रस्ताव रखा। विक्रमादित्य ने तुरंत स्पष्ट कर दिया, देखिए मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसे मैं रोज 100 जूते मार सकूं। मेरी आने वाली पत्नी को यह सहन करना होगा। ये सुनकर गोविंद लाल हैरान और गुस्से से लाल हो गए। वे मन ही मन सोचे, कौन अपने कलेजे के टुकड़े को इस पागल के हाथों सौंपेगा। वे उदास मन से वहां से उठे और घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने कहा, अच्छा किया जो आपने मना कर दिया, कौन अपनी बेटी को रोज पीटने भेजेगा। उनके पास ही खड़ी उनकी बेटी का नाम था अनामिका। अनामिका पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी। उसका दिमाग तेज था और वो बेहद समझदार तथा चतुर लड़की थी। उसने पिता से कहा, पिताजी मैं उसी लड़के से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर माता पिता सदमे में आ गए। उनके चेहरे पर डर और अविश्वास साफ दिख रहा था। उन्होंने कहा, बेटी तुम ऐसे सनकी इंसान से शादी क्यों करना चाहती हो? वो तुम्हें रोज 100 जूते मारेगा। अनामिका ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी ये मेरी जिंदगी है, आपको इससे कोई मतलब नहीं, बस आप मेरी शादी उस लड़के से करवा दीजिए। गोविंद लाल ने बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की। वे चिंतित होकर बोले, अरे पगली, रोज 100 जूते खाकर तुम्हारे सिर के बाल ही उड़ जाएंगे, खोपड़ी गंजी हो जाएगी। ये विचार त्याग दो, तुम्हारे लिए एक से एक अच्छे रिश्ते आएंगे। लेकिन अनामिका नहीं मानी। वो बार बार यही कहती रही, पिताजी आपको हमारी कसम है, मेरी शादी उसी लड़के से करवा दो। माता पिता ने बहुत समझाया लेकिन अनामिका अड़ी रही। अंत में वो फिर विक्रमादित्य के घर गए और उसे समझाने लगे, बेटा अगर तुम्हें दहेज चाहिए तो बताओ, हम देंगे, लेकिन ये अजीब शर्त क्यों रखी है कि बहू को रोज 100 जूते मारोगे। विक्रमादित्य ने घमंड से कहा, मुझे ना एक दमड़ी चाहिए ना दहेज, शर्त वही रहेगी, शादी करनी है तो करो वरना अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और ढूंढो। गोविंद लाल क्या करते, बेटी की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। निश्चित समय पर बारात आई। अनामिका दुल्हन बनकर विक्रमादित्य के घर आई। बहुत दहेज दिया गया। सास ससुर ने अनामिका का जोरदार स्वागत किया। सास ने नजर उतारी, गले लगाया और घर में प्रवेश करवाया। थोड़ी देर बाद सास ने उसे खाना खिलाया और रात को कमरे में छोड़कर चली गई। पहली रात अनामिका बिस्तर पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी विक्रमादित्य आया। उसने पैर से जूता निकाला और बोला, सिर आगे करो, मुझे 100 जूते मारने हैं। अनामिका ने शांत लेकिन आत्मविश्वास से कहा, देखिए 100 जूते तो आप मार लीजिएगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं, सब कुछ जानकर ही मैंने आपसे शादी की है। मैं 100 जूतों से नहीं डरती, लेकिन आप किस अधिकार से मुझे 100 जूते मारेंगे? आपकी कमाई का मैंने अभी तक एक घूंट पानी भी नहीं पिया। जो खाना मिला वो आपके माँ बाप की कमाई का था। आपकी अपनी कमाई का मैंने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। पहले मुझे अपनी कमाई का कुछ खिलाओ पिलाओ, तब अधिकार की बात करिएगा। विक्रमादित्य को ये बात चुभ गई। वो गुस्से और शर्म से लाल हो गया। वो तुरंत माता पिता के पास पहुंचा और सारी बात बताई। पिता ने भी कहा, बेटा बहू बिल्कुल सही कह रही है, हमारे पास इतना धन है कि 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी, तुम्हें जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सच तो यही है कि तुम्हारी अपनी कमाई का कुछ भी नहीं है। ये बात विक्रमादित्य के घमंड को गहरी चोट पहुंची। उसे बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने सोचा और फिर पिता से कहा, पिताजी मुझे बस एक पानी का जहाज दें, कुछ कीमती माल और थोड़ा धन, मैं व्यापार करके दिखाऊंगा। पिता खुश हुए और सब कुछ दे दिया। विक्रमादित्य ने व्यापार की सारी जानकारी ली और चल पड़ा। जाते समय उसने अनामिका से कहा, तुम देखना मैं बहुत जल्दी ढेर सारा धन कमाकर लौटूंगा, फिर अपनी कमाई से तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा और फिर पूरे अधिकार से। रास्ते में जितने दिन लगेंगे उतने दिनों के हिसाब से 100-100 जूते मारूंगा। अनामिका ने मुस्कुरा कर कहा,
ठीक है मेरे स्वामी। विक्रमादित्य विदा लेकर जहाज पर सवार हो गया। उसके चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान थी। माता पिता को उम्मीद जगी कि शायद ये सफर उनका बिगड़ा बेटा सुधार दे। 3-4 दिन का सफर तय करने के बाद विक्रमादित्य एक बंदरगाह पर रुका। जहाज लगाकर वो नगर घूमने निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी लाठी टेकते एक आंख पर हरी पट्टी बांधे आ रहा है। वो पास आया और बोला, अच्छा इस बार तुम आए हो, तुम्हारे पिताजी नहीं आए? वो तो बहुत तेज हैं। विक्रमादित्य हैरान हुआ। उसने पूछा, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, खुलकर बताओ। आदमी बोला, पिछली बार तुम्हारे पिताजी यहाँ आए थे। मुझे रुपयों की जरूरत थी तो मैंने अपनी एक आंख उनके पास गिरवी रखी और 500 रुपए लिए। अब मेरे पास पैसे हैं, लो 500 रुपए दो और मेरी आंख वापस कर दो। विक्रमादित्य घबरा गया। उसके पास कोई आंख नहीं थी। उसने कहा, भाई इस समय मेरे पास कोई आंख नहीं, मैं अगली बार लाऊंगा। नगर में आगे बढ़ा तो बैसाखी के सहारे एक लंगड़ा आदमी आता दिखा। उसने भी यही कहा, इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए, उन्होंने मेरी एक टांग गिरवी रखी थी, लो 500 रुपए और मेरी टांग लौटा दो। विक्रमादित्य फिर परेशान। उसने भी कहा कि अगली बार लाएगा और कुछ एक्स्ट्रा रुपए देकर मामला टाल दिया। बाजार में घूमते हुए उसकी नजर एक घर के सामने खड़ी बेहद सुंदर स्त्री पर पड़ी। वो इतनी खूबसूरत थी कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। स्त्री ने इशारे से उसे बुलाया। विक्रमादित्य उसके पास खिंचा चला गया। स्त्री ने मीठी आवाज में कहा, लगता है आप यहाँ के नहीं हैं। विक्रमादित्य ने हामी भरी। स्त्री बोली, तो आप हमारे मेहमान हैं। हमारे यहाँ मेहमान को सोने के गिलास में दूध पिलाकर स्वागत करते हैं। वो अंदर गई और सोने का गिलास लेकर आई। विक्रमादित्य ने भूख प्यास से पूरा दूध एक घूंट में पी लिया। जैसे ही गिलास रखा, एक बिल्ली आई, गिलास मुंह में दबाया और जहाज की ओर भागी। जहाज में गिलास छिपाकर वापस लौट आई। विक्रमादित्य को कुछ पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद जब उसने गिलास मांगा तो स्त्री चिल्लाने लगी, चोर, तुमने मेरा सोने का गिलास चुरा लिया। ठगिन के शोर मचाने पर कोतवाल ने सारी बात सुनी। उसने गुस्से में विक्रमादित्य को पकड़ लिया और कहा, चलो अब राजा के दरबार में पेशी होगी, वहां फैसला होगा। विक्रमादित्य का दिल धड़कने लगा। डर और पछतावे से उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, न धन, न जहाज, न सम्मान। खाली हाथ, गरीब और असहाय की तरह वो नगर की सड़कों पर भटकने लगा। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। वो मन ही मन सोच रहा था, मेरा घमंड ही मुझे यहां ले आया। तभी रास्ते में एक दयालु व्यक्ति से मुलाकात हुई। उस व्यक्ति ने विक्रमादित्य की दयनीय हालत देखी और पूछा, भाई तुम कौन हो, यहां क्यों भटक रहे हो? विक्रमादित्य ने रोते रोते अपनी पूरी कहानी सुना दी। घमंड, शादी की शर्त, व्यापार पर निकलना, ठगों की नगरी में फंसना। व्यक्ति को विक्रमादित्य पर बड़ी दया आई। उसने सांत्वना देते हुए कहा, भाई ये ठगों की नगरी है, यहां जो एक बार फंस जाता है बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर तुम्हें नाचना गाना आता है तो औरत का भेष पहनकर नाचो, मैं गाऊंगा, इस तरह पेट तो भर जाएगा। मजबूरी में विक्रमादित्य मान गया। उसने औरत का भेष धारण किया और दोनों नाच गाना शुरू कर दिया। 8 महीने ऐसे ही गुजर गए। विक्रमादित्य का घमंड अब पूरी तरह टूट चुका था। वो रोज शर्म और दुख से भरकर सोचता, कितना बड़ा मूर्ख था मैं। इधर घर पर अनामिका अपने पति का इंतजार कर रही थी। 8 महीने बीत गए लेकिन विक्रमादित्य नहीं लौटा। अनामिका का दिल बेचैन हो गया। चिंता और दुख से उसकी आंखें सूज गईं। उसने सास ससुर से कहा, पिताजी मेरे पति अभी तक नहीं आए, मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूं। हरिप्रसाद जी चिंतित होकर बोले, बहू इतने बड़े संसार में कहां ढूंढोगी, मैं खुद जाऊंगा। अनामिका ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं पिताजी, आपकी उम्र हो चली है, घर पर ही रहिए। मेरे पति मेरी वजह से घर से निकले हैं, इसलिए मैं ही उन्हें लाऊंगी। बस मुझे 5 पानी के जहाज और कुछ धन दे दीजिए। हरिप्रसाद जी ने बहू की जिद और साहस देखकर 5 जहाज, ढेर सारा धन और हीरे जवाहरात दे दिए। आशीर्वाद देके हुए बोले, बेटी अकेली मत जाना, हमारे 5 विश्वसनीय नौकर और एक वफादार कुत्ता साथ ले जाओ। ये कुत्ता तुम्हारे एक इशारे पर जान दे देगा। अनामिका ने ससुर की बात मानी। मर्दाना भेष धारण करके नौकरों और कुत्ते को साथ लेकर यात्रा पर निकल पड़ी। उसका दिल उम्मीद और डर से भरा था। 4 दिन समुद्र पार करने के बाद 5वें दिन वो उसी ठगों की नगरी में पहुंची। लंगर डालकर जहाज से उतरी और नगर का जायजा लिया। अनामिका को अंदाजा हो गया, हो न हो
मेरे पति इसी नगरी में फंसे हैं। उसने 3 नौकरों और कुत्ते को जहाज पर छिपे रहने को कहा। 2 नौकरों को साथ लिया और नगर में घुसी। द्वार पर वही लंगड़ा आदमी आया और उलाहना देने लगा। इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए? पिछली बार उन्होंने मेरी टांग गिरवी रखी थी। मुझे टांग वापस चाहिए और 500 रुपए। अनामिका ने चतुराई से मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी ने कितनी टांगें गिरवी रखी पता नहीं, तुम्हारी कौन सी है? ये दूसरी टांग भी काट कर दे दो, मेरे आदमी जहाज से मिलान करके लाएंगे। उसने नौकरों को इशारा किया, चलो काका की टांग काटो। लंगड़ा घबरा गया, उसके होश उड़ गए। हाथ जोड़कर बोला, रहने दो, मुझे टांग नहीं चाहिए, बस जाने दो, और एक टांग से भाग निकला। अनामिका पीछे से हंसकर चिल्लाई, अरे काका, अपनी टांग तो लेते जाओ। अनामिका और उसके साथी ठहाका मारकर हंस पड़े। थोड़ा आगे बढ़ी तो बाजार में वही सुंदर ठगिन खड़ी थी। उसने अनामिका, मर्दाना भेष में, को देखकर इशारे से बुलाया। अनामिका पास गई तो ठगिन बोली, लगता है तुम परदेसी हो। हमारे यहां रिवाज है कि परदेसी को सोने के गिलास में दूध पिलाते हैं। उसने दूध लाकर दिया। अनामिका ने दूध पिया और गिलास एक तरफ रखा। जैसे ही रखा, बिल्ली ने झपट्टा मारकर गिलास मुंह में दबाया और जहाज की ओर भागी। लेकिन जहाज पर छिपा कुत्ता भौंक उठा। तीनों नौकर चौकन्ने हो गए और बिल्ली को लात मारकर भगा दिया। बिल्ली गिलास मुंह में दबाए ठगिन के घर में छिप गई। अनामिका जाने लगी तो ठगिन शोर मचाने लगी, भाइयों, इस परदेसी ने मेरा सोने का गिलास चुरा लिया। कोतवाल आया और बोला, परदेसी, गिलास लौटा दो। अनामिका ने कहा, मैंने यहीं रखा था, मेरे पास कुछ नहीं। ठगिन बोली, हुजूर, इसके जहाज की तलाशी लीजिए, अगर मिला तो 500 सोने की मोहरें लूंगी। कोतवाल ने जहाज तलाशा, कुछ नहीं मिला। अनामिका ने जोर देकर कहा, अब इस औरत के घर की तलाशी लो। कोतवाल ने घर तलाशा तो पलंग के नीचे बिल्ली गिलास मुंह में दबाए बैठी थी। कोतवाल को गुस्सा आ गया। उसने ठगिन को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अनामिका राहत की सांस लेकर बाजार में आगे बढ़ी। तभी उसकी नजर चौराहे पर पड़ी। एक आदमी गा रहा था और एक स्त्री नाच रही थी। वो स्त्री अनामिका को जानी पहचानी लगी। उसका दिल जोर से धड़का। उसने नौकरों को आदेश दिया, इन दोनों को बुलाकर लाओ। नौकर दोनों को ले आए। अनामिका ने गाने वाले से पूछा, ये स्त्री तुम्हें कहां से मिली? उसने कहा, ये स्त्री नहीं, पुरुष है, वक्त का मारा है। हम दोनों पेट भरने के लिए ऐसा भेष धरकर नाच गाना करते हैं। अनामिका ने तुरंत अपने पति विक्रमादित्य को पहचान लिया। उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं, लेकिन विक्रमादित्य उसे नहीं पहचान सका। अनामिका ने कहा, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें इससे बेहतर काम दूंगी। विक्रमादित्य तैयार हो गया। अनामिका उसे जहाज पर ले आई। नौकरों की मदद से विक्रमादित्य को नहलाया धुलाया, औरत के कपड़े उतारकर बॉक्स में रखे और चमचमाते मर्दाना कपड़े पहनाए। विक्रमादित्य फिर अपने पुराने रूप में आ गया। वो बहुत खुश और राहत महसूस कर रहा था। मन ही मन बोला, चलो अब इस नर्क भरी जिंदगी से जान छूटी। अनामिका ने कहा, देखो नौजवान, मुझे व्यापार के लिए 10 दिन बाहर जाना है। मैं एक जहाज लेकर जाऊंगी, तुम मेरे बाकी 4 जहाजों की रखवाली करो। 10 दिन बाद लौटकर 500 सोने की मोहरें दूंगी। अगर मैं ना लौटी तो चारों जहाज तुम्हारे। खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। विक्रमादित्य को यह सौदा बहुत फायदेमंद लगा। उसने झट से हां कर दी। अनामिका ने 4 जहाजों की जिम्मेदारी उसे सौंपकर नौकरों सहित घर लौट आई। सास ससुर को पति के मिलने की खुशखबरी सुनाई। ये सुनते ही पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी रोने लगे खुशी के मारे। 10 दिन बाद अनामिका अपने माता पिता, रिश्तेदारों और गाजे बाजे के साथ बंदरगाह पर विक्रमादित्य का स्वागत करने पहुंची। ढोल नगाड़े बज रहे थे। विक्रमादित्य का जोरदार स्वागत हुआ। वो घर लौटा तो फिर घमंड में आ गया। घर पहुंचते ही उसने हिसाब लगाना शुरू कर दिया। मैं इतने दिन घर से दूर रहा, इतने दिनों के हिसाब से कितने जूते बनते हैं। हिसाब लगाकर जूता हाथ में लेकर वो अनामिका के पास पहुंचा। अभी भी उसका घमंड कम नहीं हुआ था। उसने बड़े गर्व से सीना चौड़ा करके अनामिका के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में फिर वही पुरानी चमक लौट आई थी। घमंड से भरी आवाज में बोला, अब हिसाब बराबर करते हैं। इतने महीने बाहर रहा, हर दिन के 100-100 जूते। अब सिर आगे करो, देर मत करो। कमरे में सन्नाटा खा गया। सास ससुर दूर खड़े सब देख रहे थे। कमला जी का दिल धड़क रहा था, हाथ जोड़ लिए थे।
हरिप्रसाद जी चिंतित नजरों से बेटे को देख रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं सब कुछ फिर बिगड़ न जाए। अनामिका शांत बैठी रही। उसने धीरे से विक्रमादित्य की ओर देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न डर, सिर्फ गहरी करुणा और थोड़ी सी मुस्कान। वो धीरे से उठी, विक्रमादित्य के हाथ से जूता ले लिया और बोली, ठीक है स्वामी जी, हिसाब तो करना ही चाहिए, लेकिन पहले मेरा हिसाब सुन लीजिए। विक्रमादित्य कुर्सी पर बैठ गया, पैर ऊपर चढ़ा लिए। उसे लगा कि अब उसकी पूरी जीत हो गई। अनामिका ने गंभीर लेकिन कोमल स्वर में कहा, तुम घर से घमंड में निकले थे। मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए समुद्र पार किया, ठगों की उस नगरी में मर्द बनकर घुसी, लंगड़े को भगाया, ठगिन को जेल भिजवाया, तुम्हें जो औरत बनकर सड़कों पर नाच रहे थे छुड़ा कर लाई। 5 जहाज लिए, नौकर लिए, कुत्ता लिया। रास्ते में कितनी रातें डर से जागी, कितनी चिंताएं सहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे पति हो। मैंने तुम्हारा सम्मान बचाया, तुम्हारी जान बचाई। अब बताओ, इस सब का हिसाब कौन देगा? प्रेम का, त्याग का, साहस का? विक्रमादित्य चुप हो गया। उसका चेहरा पहले लाल हुआ, फिर सफेद पड़ गया। घमंड की सारी हवा निकल गई। उसे एक एक पल याद आने लगा। ठगों की नगरी में भटकते हुए कितना डर लगा था, कितनी बेइज्जती हुई थी। औरत के भेष में नाचते हुए कितनी शर्म महसूस हुई थी। कितनी रातें भूखे प्यासे अकेले रोते गुजरी थीं। उसकी आंखें भर आईं। हाथ से जूता फिसलकर जमीन पर गिर गया। वो कुर्सी से उठा, घुटनों पर बैठ गया और अनामिका के पैरों पर सिर रख दिया। रोते हुए कांपती आवाज में बोला, माफ कर दो अनामिका। मैं कितना बड़ा अंधा और मूर्ख था। घमंड ने मुझे पागल बना दिया था। तुमने न सिर्फ मुझे बचाया, बल्कि जिंदगी का सच्चा मतलब समझाया। आज से मेरा घमंड हमेशा के लिए खत्म। न जूते न हिसाब, बस तुम्हारे साथ प्रेम और सम्मान से जीना चाहता हूं। तुम मेरी देवी हो। अनामिका की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने विक्रमादित्य को उठाया, गले लगा लिया और प्यार से कहा, उठो मेरे राजा, जो बीत गई सो बीत गई। अब हम दोनों मिलकर नई जिंदगी शुरू करेंगे, साथ में व्यापार करेंगे, साथ में हंसेंगे खेलेंगे। कमला जी और हरिप्रसाद जी आशीर्वाद देने दौड़े आए। कमला जी ने दोनों को गले लगाया और रोते हुए कहा, बहू, तूने हमारा घर बचा लिया। उस दिन से विक्रमादित्य पूरी तरह बदल गया। वो अनामिका का हाथ बटाने लगा। अनामिका की चतुराई और विक्रमादित्य की मेहनत से उनका व्यापार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने लगा। दोनों में इतना प्रेम और सम्मान था कि पूरा नगर कहने लगा, वाह, घमंडी पति को सालाक पत्नी ने कैसे सच्चा इंसान बना दिया। इस कहानी से सीख मिलती है, घमंड इंसान को गिराता है, लेकिन प्रेम, बुद्धि और धैर्य उसे ऊंचा उठाते हैं। सच्चा जीवन साथी वही जो बुरे वक्त में साथ दे और गलतियां सुधारने में मदद करे।